है I इक्वल टू आई नॉट। अब बात करने वाले हैं अपन हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में। तो हिस्टेरेसिस लॉस से पहले तो समझे हिस्टेरेसिस टर्म क्या है। ये पहले अपन ने बात की एक बार हिस्टेरेसिस के बारे में। हिस्टेरेसिस का मीनिंग क्या था कि बीएच कर्व की बात की थी हमने। हिस्टेरेसिस प्रॉपर्टी कौन दिखाते हैं? फेरोमैग्नेटिक। तो यहां पर कौन फेरोमैग्नेटिक है? मतलब ये वाइंडिंग है या कोर है? कोर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हिस्टेरेसिस प्रॉपर्टी बता दी। इट मींस ये हुआ कि जब इन पर फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटाइज तो हो जाता है, और फील्ड जब हटाते हैं तो पूरा डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। मतलब हमने एच अप्लाई किया, एच बढ़ाया तो इसके अंदर बी बढ़ गया, बी बढ़ने से मैग्नेटाइज हो गया। एच हटा करके जीरो कर दिया तो एच जीरो कर दिया है, लेकिन पूरा बी इसके अंदर जीरो नहीं हुआ है, यानी कि लैगिंग इफेक्ट शो कर रहा। कौन? बी। एच की कंपेरिजन मतलब एच बढ़ा या बी बढ़ गया, किसमें? इस पर। अच्छा, एच कहां से अप्लाई करेंगे इस पर? हम कह रहे हैं कि एच अप्लाई किया स्कोर के ऊपर। एच कहां से अप्लाई, किसकी हेल्प से अप्लाई किया होगा? करंट की हेल्प से। कौन सी करंट है यहाँ पर? एसी है। तो एसी जो कनेक्ट कर रखी है, उस एसी से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसी से हम एच की बात कर सकते हैं। और बी की फॉर्म में कहें तो बी की फॉर्म में कह सकते हैं। तो कुल मिला के जो करंट है ना, उसकी हेल्प से ही स्कोर पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो वो जो कोर है मैग्नेटाइज होगा, और फिर जैसे ही मतलब, और ये प्रोसेस सब कुछ कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो एसी है ना, ये एसी है, यानी कि करंट पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो करंट बढ़ेगी मतलब एच बढ़ेगा। एच की फॉर्म में जब बात कर रहे हैं तो एच बढ़ेगा, इससे प्रोड्यूस होने वाला एच। और वो एच किस पे अप्लाई हो रहा है? कोर पे अप्लाई हो रहा है। तो करंट बढ़ने से एच बढ़ेगा, कोर मैग्नेटाइज होता जाएगा। अब करंट घट रही है मतलब अप्लाइड जो एच इस कोर पर है वो कम होता जा रहा है। तो एच कम होते होते जीरो हो जाए, क्योंकि एच किससे डिपेंड कर रहा है? करंट से। तो करंट कम होते होते जीरो हो गई है, तो एच भी कम होते होते जीरो हो गया। जब ये साइकिल पूरा हो गया, हाफ साइकिल, तो यहां बात करें अपन कोर मैग्नेटाइज हुआ, लेकिन जैसे ही अप्लाइड फील्ड जीरो हो गया है, कोर पूरा डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ है, कोर के अंदर बी बचा रह गया है। इसके बाद फिर अगला साइकिल स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हो रहा है। इसमें इसका काम तो ये था कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करके अपोजिट डायरेक्शन में कोर को मैग्नेटाइज करता, लेकिन कोर के अंदर बी बचा हुआ है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट जा रही है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो फील्ड अप्लाई किया जाएगा वो पहले कोर को डीमैग्नेटाइज करने में काम आएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया गया एच का वो वैल्यू जिससे कि कोर डीमैग्नेटाइज हो जाता है, वो कोर्सिविटी भी कहलाता है। यानी कोर्सिविटी के बराबर का जो एच है वो तो ऐसे ही कोर को डीमैग्नेटाइज करने में काम आ गया। तो कुछ जो करंट है या कुछ जो एनर्जी है वो तो वैसे चली गई है। अब जो बचा हुआ फील्ड है जो इंक्रीज कर रहे हैं करंट को अपन, उससे कोर अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज होगा। फिर वापस करंट को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब अप्लाइड फील्ड एच को इस पर डिक्रीज कर रहे हैं, तो कोर को डीमैग्नेटाइज होना था, लेकिन पूरा कोर डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। अप्लाइड फील्ड एच कम करके जीरो कर दिया गया, लेकिन पूरा कोर डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि कोर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अप्लाइड फील्ड हटा दिया गया है, उसके अंदर बी बचा रह गया है। तो बी बचा रह गया, अगेन रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो कोर के अंदर बी बचा रहना मतलब बी वाली एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी बचे रह जाएगी, क्योंकि जहां जैसा फील्ड होता है वैसे एनर्जी होती है। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड वहां मैग्नेटिक एनर्जी। तो हर बार कोर के अंदर बी बच रहा है, मतलब बी वाली एनर्जी बच रही है। लेकिन यहां से यहां तक का साइकिल में तो बस ये हुआ कि कोर पर फील्ड एच अप्लाई किया, और एच अप्लाई करके जो था उसकी वैल्यू कम करते जीरो कर दिया, तो कोर मैग्नेटाइज हुआ। यहाँ ये काम था कि कोर पूरा डीमैग्नेटाइज हो जाता, डीमैग्नेट नहीं हुआ, बी बचा रह गया। अब वो जो बी बचा वो कहां जाएगा? अगले हाफ साइकिल में हीट की फॉर्म में लॉस होगा, क्योंकि उसको जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है। पहले भी एक बार बात की थी अपन मैग्नेटिक मटेरियल के टाइम पर, किसी को जबरदस्ती बाहर निकाला जाए तो क्या होगा? गुस्सा आ जाएगा, गर्म हो जाएगा, चलो बाहर निकलो क्लास से। तो क्या होगा फिर? गुस्सा आएगा, मुझे क्यों जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है। तो ऐसे ही यहां पर जो बी बचा रह जाएगा इसके अंदर, तो बी बचा रहेगा, उसको अपोजिट डायरेक्शन में एच अप्लाई करके उसको डीमैग्नेटाइज किया जा रहा है। तो ये जो इधर वाला साइकिल जैसे स्टार्ट होता है, कुछ एनर्जी इसकी उस बचे हुए बी को डीमैग्नेटाइज करने में काम आ रहा है, उस कोर को डीमैग्नेटाइज करने में काम आ रहा है। तो वो अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो बी जो वहां बचा हुआ था वो एनर्जी का लॉस हो रहा है, हीट की फॉर्म में एनर्जी जाएगी। तो जितना ज्यादा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म सब्सटेंस के अंदर बचेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा। कम अगर बचेगा तो कम एनर्जी का लॉस होगा। तो रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी जिन सब्सटेंस के लिए ज्यादा होती है उनके लिए हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया ज्यादा होता है। एरिया ज्यादा होने से, क्योंकि जो लॉसेस होते हैं हमने पहले स्टडी किया था हिस्ट्री लॉसेस सॉल्व करने का फॉर्मूला VAN, तो ए जहां पर क्या था? एरिया।
हिस्टेरेसिस का का एरिया, तो एरिया जितना ज्यादा होता है उतना लॉस ज्यादा होता है। तो रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी दोनों जिन सब्सटेंस के लिए ज्यादा होती है उनका एरिया ज्यादा होता है, दोनों जिनके लिए कम होती है उनका एरिया कम होता है। तो दोनों कम किसके लिए? सॉफ्ट आयन के लिए। तो सॉफ्ट आयन दोनों कम होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हिस्टेरेसिस का का एरिया कम होगा। तो लॉसेस, तो यहां पर वो सब्सटेंस काम में लिया जाएगा लॉसेस कम करने के लिए जिसका कि लॉसेस कम हो। तो सॉफ्ट आयरन बेस्ट एग्जांपल है, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिटी वाला सब्सटेंस काम में लिया जाता है। तो वापस बात करें, क्योंकि हम 3 तरह की बात कर रहे थे लॉसेस में, लॉस कहां हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और क्या सोल्यूशन ढूंढा गया है। तो कहां हो रहे हैं लॉस? हिस्टेरेसिस लॉस कोर में हो रहे हैं, मेनली कहां हो रहे हैं? कोर में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कोर का बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है कोर का, क्योंकि ये वाला फील्ड अप्लाई किया गया ना, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से जो फील्ड बनेगा दैट इज B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी कह सकते हैं, या H की फॉर्म में कहें तो H इक्वल टू एच नॉट साइन ओमेगा टी कह सकते हैं। इस तरह का फील्ड यहाँ पर आएगा, यानी कि टाइम वेरिंग फील्ड इस पर अप्लाई होगा। कोर का मैग्नेटाइजेशन होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा, यहाँ यही तो हो रहा है, कोर का मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन डी, हाँ हालांकि वो पूरा पूरा नहीं हो पा रहा, हर बार बच रहा है, तो फिर वो हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है। तो कोर का बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होने की वजह से यहां पर हर बार एनर्जी का लॉस होता जा रहा है, वो हीट की फॉर्म में हो रहा है। तो वापस बात करें, लॉस कहां हो रहे हैं? कोर में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि टाइम वेरिंग फील्ड अप्लाई किया गया या ऐसी सोर्स को लगा रखा है। उसको कम करने के लिए क्या किया गया है? लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिटी वाला सब्सटेंस काम में लिया है, सॉफ्ट आयरन काम में लेते हैं कोर की फॉर्म में। यहां पर ये था हिस्टेरेसिस लॉसेस। अगला क्या आता है? एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस की अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एडी करंट आखिर बनती कैसे होगी, उस बारे में समझा जाए, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, उनको स्टडी करते हैं, कब ज्यादा होती हैं, कब कम होती हैं, ये सब बातें समझ के फिर यहाँ कैसे लॉस होता है उस पर आने वाले। जैसे हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है और एक कंडक्टिंग डिस्क है। डिस्क है तो पूरा मटेरियल भरा हुआ इसके अंदर, और ओनली लूप है तो हवा है। क्या है? हवा है। अब दोनों पर ही एक जैसा फील्ड अप्लाई किया गया है। सपोज इस पर डॉट वाला बी अप्लाई किया गया है, उसको इंक्रीज किया जा रहा है, यहां भी डॉट वाला बी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज किया जा रहा है। पहले लूप के बारे में बात करें, डॉट वाला बी इस पर जब अप्लाई किया, इसको टाइम के रेस्पेक्ट इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस लूप में इंड्यूस करंट आएगी नहीं आएगी? क्योंकि इसका फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगी। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या बन जाएगा? क्लॉकवाइज, क्योंकि डॉट इंक्रीज तो क्रॉस क्रॉस वाली करंट आएगी। कौन सी वाली? क्रॉस वाली। तो क्रॉस वाली क्या होती है? क्लॉकवाइज करंट, तो क्लॉकवाइज करंट इसमें आ जाएगी। यहां अगर बात करें अपन, इस कंडक्टिंग डिस्क को कई सारे लूप से मिलकर बना हुआ कंसिडर कर सकते हैं, कई सारे सर्कुलर लूप से मिलकर बना हुआ कंसिडर किया जाए। ये तो एक ही लूप है, यहाँ कई सारे लूप हैं, तो जो बात एक लूप के लिए वही बात हर लूप के लिए हो जाएगी। डॉट वाला भी इंक्रीज करे तो क्रॉस वाली करंट आएगी उन सभी लूप में। तो इस तरह से कई सारे करंट लूप से मिलकर बना हुआ है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो कई सारे करंट लूप ऐसे बनेंगे। तो क्या देख रहे हैं यहां पर हम कि इसमें करंट का वैल्यू कम है, इसमें करंट का वैल्यू ज्यादा है। पूरे में मेटलिक बॉडी होने की वजह से सब जगह इलेक्ट्रॉन फ्री थे, इलेक्ट्रॉन फ्री होने से उनका मूवमेंट हो गया, क्योंकि वास्तव में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं उन पर फोर्स अप्लाई करता है, उससे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, इसलिए कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं, इलेक्ट्रॉन कोई करंट यहाँ नहीं है। जहां इलेक्ट्रॉन फ्री थे वहां करंट आई गई, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री थे तो बहुत सारी करंट आ गई है। ये करंट ज्यादा, ये करंट कम है, इसको एक अलग तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं हम, I इज इक्वल टू ई बाई आर। यहां भी अगर देखा जाए I इज इक्वल टू ई बाई आर। इस लूप में ईएमएफ के बारे में बात करें तो d5/dt से निकालेंगे, इस पूरे लूप में भी ईएमएफ की बात करें तो d5/dt से निकालेंगे। दोनों का एरिया बराबर हमने ले लिया है, और दोनों के लिए बी सेम रेट से चेंज किया जा रहा है, तो ईएमएफ तो दोनों में सेम ही आएगा। अब यहां रेजिस्टेंस और यहां रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, कहां रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस लूप में या डिस्क में? मतलब करंट फ्लो कराने के लिए कहां रेजिस्टेंस ज्यादा है, लूप में या डिस्क में? कहां रेजिस्टेंस ज्यादा है? जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम आएगी, जहां रेजिस्टेंस कम है वहां करंट ज्यादा आएगी। कहां रेजिस्टेंस ज्यादा है? मतलब करंट फ्लो कराने के हिसाब से, मतलब डिस्क में ज्यादा रेजिस्टेंस है, ऐसा कैसे कह दिया आपने? डिस्क में तो क्या सोच के? रेजिस्टेंस किसके लिए? करंट के लिए बात कर रहे हैं अपन, उस डिस्क के अंदर हमें नहीं घुसना,
उस लूप में हमें नहीं जाना कि नहीं हम कैसे चल पाएंगे सर, वहां तो डिस्क पूरा भरी हुई है, हम तो चल ही नहीं पाएंगे, हमें तो दिक्कत आएगी चलने में। यहाँ तो एयर आराम से चल पाएंगे, सांस आते रहेगा, यहाँ तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे क्यों सोच रहे हैं आप? हम करंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जहीं तो करंट हो पाएगा ना। तो बताइए कहाँ करंट इजी रहेगा फ्लो होना, डिस्क में या लूप में? यहाँ करंट क्यों आई इस जगह? क्योंकि यहाँ कंडक्टिंग पार्ट था। क्या यहाँ कंडक्टिंग पार्ट कोई कमी है क्या? पूरा भरा हुआ कंडक्टिंग पार्ट से, काफी ज्यादा कंडक्टिंग पार्ट है, करंट का फ्लो होना यहाँ आसान है। जहां करंट का फ्लो होना आसान है मतलब वहां पर रेजिस्टेंस कम है। यहाँ एयर है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ रेजिस्टेंस कम है यानी काफी कम है, इसलिए करंट काफी ज्यादा आ रही है। यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट कम आ रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब इस पूरा एरिया के लिए देखा गया है, इस पूरा एरिया के लिए हम बात कर रहे हैं करंट कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। तो ये चेक कर पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस कम इसमें है तो करंट ज्यादा आ रही, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। तो इस तरह से मेटल बॉडी के लिए जब हमने टाइम के रेस्पेक्ट में बी चेंज किया, तो टाइम के रेस्पेक्ट में बी चेंज करने की वजह से पूरे मेटल बॉडी में करंट इंड्यूस हो गई है। ये इंड्यूस करंट जो हुई है ना, केवल सरफेस पे नहीं, पूरे वॉल्यूम में भी इंड्यूस हुई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे वॉल्यूम में अप्लाई किया गया, आर पार मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई हो रहा है। यही एडी करंट कहलाती है। सर्कुलर या क्लोज लूप की फॉर्म में जो बन रही है यहाँ पर, ये यही एडी करंट होती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए जिसमें कि एक कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर लूप है, इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींचा जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री है, यहां से उसको बाहर खींचना है। एक और कंडक्टिंग लूप है, सॉरी ये लूप नहीं, ये शीट है, पूरा मेटलिक शीट है। अब इसको भी जब बाहर खींचा जाएगा फील्ड से, ये फील्ड की बाउंड्री यहां तक है। एक तो क्वेश्चन छोटा सा ऐसे बन सकता है कि अगर ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये क्रॉस वाला बी एक्सटर्नल अप्लाई कर ही रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि जब यहाँ पर ये कंडक्टिंग लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, और ये कंडक्टिंग शीट है, तो किसको बाहर खींचने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी? दोनों का साइज सेम वगैरह सेम है साइज, तो किसको बाहर खींचने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट, मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा लगा? F1 होगा ज्यादा या F2? F2 ज्यादा होगा कि F1 ज्यादा होगा? अच्छा, कौन को मानते F2 ज्यादा होगा? F2 जो ज्यादा मानते हाथ उठाएं। कौन को मानते हैं कि F1 ज्यादा होगा? कोई नहीं मानते। देखिए यहाँ पर ज्यादा फोर्स से मतलब जैसे कि हम लूप को मूव करेंगे ना, बाहर खींचेंगे, तो लूप में इंड्यूस करंट आ जाएगी, और इंड्यूस करंट क्या करती है? उस मोशन का अपोज करती है, जिससे कि वो इंड्यूस हुई है, तो मोशन का अपोज होगा। तो यहाँ इंड्यूस करंट के बारे में पहले चेक करते हैं इसमें हम। तो जैसे इसको लूप को फील्ड से बाहर खींचा जा रहा है, फील्ड से बाहर खींचने पर फ्लक्स घटेगा, कौन सा वाला? क्रॉस वाला। तो क्रॉस वाला फ्लक्स घटेगा तो क्रॉस वाली करंट आएगी, मतलब ऐसे भी इंड्यूस करंट हम फाइंड कर सकते हैं। बाकी एक तरीका और है ही कि बीबीए से भी फाइंड कर सकते हैं कि इस पे फ्लक्स कटिंग नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे फ्लक्स कटिंग होगा, उससे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल बना सकते हैं, उससे भी इंड्यूस करंट डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर फ्लक्स से भी निकाल पा रहे हैं इजीली हम कि ये लूप को बाहर खींचा जा रहा है, लूप को बाहर खींचने की वजह से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स डिक्रीज कौन सा वाला? क्रॉस वाला। क्रॉस डिक्रीज तो क्रॉस वाली करंट। क्रॉस वाली करंट कौन सी होती है? क्लॉकवाइज करंट होती है। क्लॉकवाइज करंट आप आ जाएगी यहाँ पर, तो क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन ऐसे आएगा ना, ये क्लॉकवाइज करंट आ गई, तो इस तरह से क्लॉकवाइज करंट यहाँ पर आ जाएगी। वैसे वहां पर जो शीट बना हुआ कंडक्टिंग शीट, उसको भी कई सारे अगर रेक्टेंगल लूप से मिलकर बना हुआ कंसिडर किया जाए तो वहां बहुत सारी करंट आ जाएगी। तो इसको कई सारे करंट लूप से मिलकर बना हुआ हम कंसीडर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इस तरह से। ऐसे कई सारे करंट लूप से मिलकर बना हुआ कंसीडर कर सकते हैं। अब इसकी बात करें पहले, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे इसको बाहर खींच रहे हैं, एक तो सिंपल लेंज लॉ के बेसिस पे कह सकते हैं हम कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसे रहा कि उस मोशन का अपोज करता जिससे वो इंड्यूस हुई है। लेकिन इसको प्रॉपर्ली चेक किया जाए कि करंट इसमें फ्लो हो रही है ना, तो करंट जब फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेक करें। हर एक वायर पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखा जाए। सबसे पहले बताइए इस वायर पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की ओर या अंदर की ओर? इस करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? मतलब कंसेप्ट हम लगा रहे हैं करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग वायर लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो इस वाले वायर पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, बाहर या अंदर? अंदर लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट में हमने थंब रखा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, फोर्स इधर आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर आ गया इसके ऊपर। बताओ इस पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है नीचे?
और ये सब चेक नहीं कर पा रहे क्या, या कंफ्यूज रहा सर कौन सा हैंड रूल लगाएं, हम कैसे लगाएं, इसको यूं कर लगाएं कैसे लगाएं, आपने तो कई बार अप्लाई करना बता दिया, तो हाथ घुमा करके कर दीजिए अप्लाई, ऐसे थंब फील्ड एंड फोर्स, ये आ गया फोर्स, इसमें किधर आएगा करंट फील्ड फोर्स, इस पे किधर आएगा बाहर या अंदर, बाहर, किधर आएगा फोर्सेस बाहर या अंदर, किधर आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, वहां पर फील्ड ही नहीं है, करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तभी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में तो है ही नहीं ये वाला पार्ट, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, तो इन पर लग रहा है, इस पर ऊपर की ओर लग रहा है, इस पर नीचे की ओर लग रहा है, इस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, इन दोनों का आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये वाला फोर्स बचा केवल, तो जैसे इस लूप को हम बाहर खींच रहे हैं ये अपोज कर रहा है मोशन का, जितना ये अपोज होगा उसके अगेंस्ट हमें ये लगाना पड़ेगा। इसी तरह से यहां बात की जा सकती है कि यहां जब इस शीट को हम बाहर खींच रहे हैं इस तरह से इंड्यूस करंट आ गई है बहुत सारी, अब इन इंड्यूस करंट के बारे में देखा जाए, इन सभी करंट की वजह से फोर्स ऊपर लगेगा, इन सब पर करंट पर फोर्स नीचे लगेगा और इन सब का फोर्स इधर की ओर लग जाएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स इधर इन सब पर लगेगा और इन करंट पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो इस F2 को जो हम लगा रहे हैं तो वास्तव में ये इस इन सब का जो टोटल फोर्स होगा उसके अपोजिट हमें लगाना पड़ेगा, तो एटलीस्ट इनके जितना फोर्स ये होगा उसके बराबर तो एटलीस्ट हमें लगाना ही पड़ेगा, तभी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा सकते हैं। तो हमें F2 का वैल्यू ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि इन सबको ही बैलेंस हमें करना होगा, तो डायग्राम देखते ही पता लग रहा है कि F2 का वैल्यू ज्यादा आएगा। तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि दोनों को अगर फील्ड से बाहर निकालना है, सेम साइज का एक लूप है और एक शीट है, तो किसके लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, शीट के लिए ज्यादा फोर्स लगाना, क्योंकि शीट में इंड्यूस करंट आ रही, एडी करंट आ रही है, क्या डेवलप हो रही, एडी करंट्स। एडी करंट वापस बात करें कि एडी करंट दो तरह से डेवलप होती है, एडी करंट के डेवलप होने के दो वजह हैं, या तो किसी मेटल बॉडी के लिए टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए, या तो किसी मेटल बॉडी के लिए टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है, उससे करंट डेवलप होती है, एडी करंट डेवलप होती है। तो वो रहा कंसेप्ट कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इस मेटल बॉडी में एडी करंट आ गई। दूसरा, किसी मेटल बॉडी को या मेटल शीट को इस तरह से मूव किया जाए कि उसके फ्लक्स में चेंज हो जाए, उस बॉडी को इस तरह से मूव करें कि उसका फ्लक्स में चेंज हो जाए, तब भी एडी करंट डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर इस ढंग से इस बॉडी को मूव किया जा रहा है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तब इसमें एडी करंट डेवलप हो रही है। अगर केवल पूरा इसको शीट को फील्ड के अंदर ही मूव कराएंगे, ओनली बाहर नहीं निकालेंगे, तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो एडी करंट डेवलप नहीं हो पाएंगे, ओनली पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा अपर एंड लोअर पार्ट में, करंट नहीं है। करंट तभी आएगी जब इसको या तो फील्ड से बाहर निकालेंगे या फील्ड में एंटर कराएंगे। तो दो वे हो गए हैं एडी करंट आने के, या तो टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए या मेटल बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव किया जाए। अब जो एडी करंट होती है इनकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए किस तरह की होती है, जैसे थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि एडी करंट जो किसी मेटल बॉडी में आती है वो ओनली सरफेस पे नहीं आती है, सरफेस पे तो आती है, पूरी बॉडी के वॉल्यूम में भी आती है। जैसे सपोज यहाँ पर ये एक मेटल बॉडी है, इसके लिए बात करें अपन, इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया गया, उसको टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज किया जाए तो इस बॉडी में एडी करंट डेवलप होंगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में। बी का डायरेक्शन अगर ये है तो परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन। एडी करंट का प्लेन कौन सा होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में एडी करंट आती है। तो इस पूरी मेटल बॉडी में एडी करंट आ जाएंगे, क्लोज लूप की फॉर्म में बनेंगे, पूरा वॉल्यूम में एडी करंट डेवलप हो जाएंगे। पूरा वॉल्यूम में होने की वजह से कोई इंडिविजुअल करंट को हम मेजर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कोई वोल्टमीटर लगा दिया जाए, कोई एमीटर लगा दिया जाए फिर उसको मेजर किया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इनका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। हाँ, इनका ओवरऑल इफेक्ट हम देख सकते हैं कि एक अकेली करंट लूप रहेगा तो सिंगल करंट रहेगी, और यहाँ मेटल बॉडी होने से बहुत सारी करंट होने की वजह से इनका इफेक्ट ज्यादा आएगा। इससे भी हीट होगी, इससे भी हीट होगी, इससे हीट कम रहेगी, इससे हीट ज्यादा रहेगी। कुछ को ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर डिफरेंस क्या होता है इंड्यूस करंट एंड एडी करंट में, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, बेसिकली तो प्रोसेस सेम ही है, मतलब ये भी इंड्यूस करंट ही है, ये सब इंड्यूस करंट है, लेकिन बहुत सारी करंट होने की वजह से इनको एडी करंट बोला गया। पूरे मेटल बॉडी के वॉल्यूम में हो जाती हैं और एक साथ पूरे जो मेटल बॉडी में क्लोज लूप की फॉर्म में इकट्ठा होती हैं, तो इसलिए इनको एडी करंट बोल देते हैं। एडी मतलब हिंदी में होता है भंवर, क्या होता है भंवर, जैसे पानी में
गोल गोल से बन जाते, कहीं देखे हो ऐसा आपने? तो वो उस तरह से ये एडी वहां से ये टर्म आया। तो इस तरह से बहुत सारी करंट यहाँ पर बन जाती है, पर है इनका बेसिक प्रॉपर्टी इंड्यूस करंट जैसा ही है कि ये भी अपोज करेंगे, और करंट है तो ये भी हीट प्रोड्यूस करेंगे। अपोज करेंगे तो यहाँ अपोज कम होगा, यहाँ ज्यादा अपोज होगा, बहुत ज्यादा अपोज होगा, जितने करंट ज्यादा अपोज भी उतना ज्यादा होगा। ये भी लेंज लॉ को फॉलो करती हैं। अगर इनका डायरेक्शन फाइंड करना तो लेंज लॉ से डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं अपन। मतलब इंड्यूस करंट वाली ही प्रॉपर्टी है, बस इफेक्ट ज्यादा है। और ये पूरा मेटल, अब एडी करंट टर्म वहां यूज करेंगे जहां किसी मेटल बॉडी की बात है। कोई अगर लूप की बात हो रही है, टर्न्स की बात हो रही है, वहां एडी करंट टर्म यूज नहीं करेंगे हम। कोई बोला कि एक ट्यूब है, मेटलिक ट्यूब है, तो उसमें एडी करंट टर्म यूज करेंगे। कोई बोला कि मेटलिक कोई ब्लॉक है, एडी करंट टर्म यूज करेंगे, उसमें जो आएगी। मेटलिक शीट है, एडी करंट टर्म यूज किया जाएगा। लेकिन लूप की फॉर्म में जहां पर है वहां पर इंड्यूस करंट टर्म यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंड्यूस करंट बोला जा रहा है, इसको इंड्यूस करंट बोला जा रहा है, इसको एडी करंट बोला गया, इसको एडी करंट बोला गया। तो एडी करंट के बारे में हमने बात की कि जो बी का डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आती है, इनका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। इनका अगर यूजेस के फॉर्म में पहले बात करेंगे, यूज क्या होता होगा, तो यूज की फॉर्म में एक तो इंडक्शन फर्नेस में ये काम आती है। इंडक्शन फर्नेस में कैसे कि मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर अगर है, तो उस फर्नेस में क्या करते हैं कि जो दोनों का मिक्सचर है मेटल एंड नॉन मेटल का, उस पर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। स्ट्रॉन्ग वैल्यू का टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, और उसको टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज किया जाता है। जैसे टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज किया जाएगा, तो टाइम के रेस्पेक्ट में बी चेंज करने की वजह से जो मेटल बॉडी है उनमें एडी करंट आ जाती है। और एडी करंट क्या करेगी, बहुत ज्यादा एडी करंट जब आ जाएंगी तो हीट काफी ज्यादा डेवलप होगी। तो वो एडी करंट किस में आएगी, मेटल में या नॉन मेटल में? ओनली मेटल में ही आएगी, जबकि वहां पर मिक्सचर है, मेटल भी है नॉन मेटल भी है। तो मेटलिक जो पार्ट वहां पर है, मेटलिक जो बॉडी है, उनमें एडी करंट डेवलप होने की वजह से, हीट डेवलप होने की वजह से वो मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट हो जाएंगी तो फिर वो अलग भी हो जाएंगी वहां से। तो मेटल नॉन मेटल का ऐसे सेपरेशन करने में ये हेल्पफुल हो सकता है। जैसे ये क्लास है, इसमें मेटल भी नॉन मेटल भी है। सपोज आप नॉन मेटल है और ये जो बेंचेज है ये मेटल है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए, उसको टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज किया जाए, तो ये जो बेंचेज है ये मेटल के होने की वजह से इनमें हीट डेवलप होगी। हीट डेवलप होगी तो मेल्ट होकर के निकल जाएंगे, आप वहीं वगैरह जाएंगे। तो मतलब ये सेपरेशन का तरीका, जबकि आपको कुछ महसूस नहीं होगा, क्योंकि हीट तो कहाँ डेवलप हो रही है, मेटल बॉडी के अंदर। इंड्यूस करंट कहाँ आ रही, मेटल बॉडी के अंदर, ऐसा हम कह सकते हैं। तो मेटल एंड नॉन मेटल को ऐसे सेपरेशन करने में काम लिया जा सकता है। दूसरी बात, मॉडर्न ट्रेन में, कुछ ट्रेन में ब्रेक सिस्टम में भी काम में लिया जाता है, क्योंकि एडी करंट का नेचर क्या होता है कि ये जिस भी मोशन की वजह से इंड्यूस हुई है उस मोशन का अपोज करती है। जिस मोशन की वजह से इंड्यूस हुई है उस मोशन का अपोज। जैसे अगर ये ट्रांसलेटिव मोशन से इंड्यूस हुई है तो ट्रांसलेशन का अपोज होगा, रोटेशन से इंड्यूस हुई है तो रोटेशन का अपोज होगा, ऑसिलेशन से इंड्यूस हुई है तो ऑसिलेशन का अपोज होगा। तो अब उसमें ये लॉजिक याद रखेंगे ना, तो बार बार प्रॉपर्ली डायरेक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है हमें कि हाँ इसमें इंड्यूस करंट किधर है, कैसे अपोज हो रहा है, क्या हो रहा है। एक बार हमने देख लिया प्रॉपर्टी कि हाँ देखो कि इसको इधर जब मूव करा रहे हैं, ट्रांसलेटिव मोशन यहाँ पर हो रहा है तो उसका अपोजिंग फोर्स लग रहा है। यहाँ देखा ट्रांसलेटिव मोशन दिया तो अपोजिंग फोर्स, एडी करंट अपोजिंग नेचर की होती है। तो इसी के बेस पर सीधा याद रखें कि जिस टाइप के मोशन की वजह से एडी करंट डेवलप होती है उसी मोशन का अपोज करती है। कि अगर ट्रांसलेशन से इंड्यूस हुई तो ट्रांसलेशन का अपोज होगा, रोटेशन से इंड्यूस हुई तो रोटेशन का अपोज, ऑसिलेशन से इंड्यूस तो ऑसिलेशन का अपोज। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे जो ट्रेन में ब्रेक सिस्टम में कैसे काम आता है ये, कि जिन ट्रेन में इसको काम में लिया जाता है वहां एक ब्रेक वाला चेंबर होता है। उस ब्रेक वाले चेंबर में क्या होता है, एक मेटेलिक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, वो रोटेट होता रहता है व्हील के साथ साथ, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है, व्हील का रोटेशन हो रहा है, हाई स्पीड से ट्रेन चल रही है। तो जो व्हील के साथ है उस सिलेंड्रिकल ड्रम का एक कनेक्शन बनाया जाता है, ताकि व्हील रोटेट हो रहे हैं तो ड्रम रोटेट हो रहा है, ड्रम को रोक दिया जाएगा तो व्हील भी रुक जाएंगे, ऐसा लिंक उनमें बनाया रखा जाता है। तो अब जब ट्रेन मूव कर रही है और ब्रेक अप्लाई करना होता है, तो जो ब्रेक वाला चेंबर जिसमें कि वो ड्रम, जो सिलेंड्रिकल ड्रम है, मेटलिक ड्रम रोटेट हो रहा है, तो उस पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है जब ब्रेक अप्लाई करना होता है। रोटेटिंग में है वो ड्रम, तो जैसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसके अंदर एडी करंट डेवलप हो जाती है, स्ट्रॉन्ग एडी करंट डेवलप होती है। और वो एडी करंट क्या करेंगे, उस रोटेशन का अपोज करेंगे, एक अपोजिंग टोक लग जाएगा, एडी टोक लग जाएगा, उस रोटेशन का अपोज करेगा। तो जैसे ही वो ड्रम रुकेगा, ड्रम का लिंक व्हील से है तो व्हील रुक जाएंगे, ट्रेन के पहिए रुक जाएंगे, ट्रेन रुक जाएगी जहां की जाएंगे। तो इस तरह से ब्रेक सिस्टम में भी काम में लिया जाता है इसको।
कहीं पर कोई ऐसी डिवाइस है जिसमें कि किसी मेटलिक पार्ट का अननेसेसरी ऑसिलेशन हो रहा हो, तो वहां भी इसको रोकने में भी इसकी यूज कर सकते हैं। जैसे किसी मेटल बॉडी का ऑसिलेशन हो रहा हो, जैसे यहां समझे, जैसे ये मेटल बॉडी है, अब यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर ना हो और एक ये मेटल बॉडी यहाँ सपोज ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, अब इसको रोकना चाहें तो ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इस तरह से अप्लाई किया कि ये ड्यूरिंग ऑसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही है बॉडी और फिर बाहर जा रही है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी और फिर बाहर आएगी तो फ्लक्स चेंज होगा ना इस बॉडी का। जैसे यहाँ कहा था हमने कि एडी करंट डेवलप तब होती है जब इस तरह से उसका मोशन या रोटेशन ऑसिलेशन की उसका फ्लक्स चेंज हो जाए। मेटल बॉडी होना चाहिए, मेटल बॉडी है, तो इसका ऑसिलेशन जब ऐसे होगा कि ये ऐसे और ऐसे, तो इसके बार बार ऑसिलेशन की वजह से इस बॉडी का फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ेगा ऐसे, तो इससे इस बॉडी के अंदर एडी करंट डेवलप होंगे। और एडी करंट क्या करेंगे, जिस भी वजह से, जिस मोशन से इंड्यूस हुई है उस मोशन का अपोज, ऑसिलेशन से इंड्यूस हुई है तो ऑसिलेशन का अपोज। और एडी करंट तो बहुत सारी होती है, तो काफी ज्यादा अपोज करेंगे तो इसको वो तुरंत ही रोक देंगे। अगर एक आधी करंट होती तो वो अपोज तो करेंगे, इतना ज्यादा अपोज नहीं करेंगे, धीरे धीरे रोकेंगे वो, ये बहुत तेजी से रुक जाएगा, ऑसिलेशन का तुरंत बंद हो जाएगा। मतलब किसी मेटलिक पार्ट का अननेसेसरी ऑसिलेशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए इस तरह से ताकि वो फ्लक्स चेंज होता रहे उसका, तो इस ऐसा होने से एडी करंट डेवलप हो जाएंगे। एडी करंट डेवलप होने की वजह से वो तुरंत उसका ऑसिलेशन रुक जाएगा। तो अननेसेसरी ऑसिलेशन किसी मेटलिक पार्ट का तो उसको ऐसे रोक सकते हैं। कहीं कहीं पर एडी करंट हार्मफुल भी होती हैं, तो मतलब लॉसेस भी होते हैं एडी करंट की वजह से, तो फिर एडी करंट को कम किया जाता है। तो कम करने का क्या तरीका होगा उस पॉइंट पर आते हैं, फिर लॉसेस की बात करेंगे इनसे। एडी करंट को कम करने के लिए क्या तरीका है, तरीका ये है, सब जाग तो रहे ना, एडी करंट को कम करने के लिए क्या करना है, देखिए कि एडी करंट जिस प्लेन में डेवलप हो रही होती है उस प्लेन को ही अलग अलग पार्ट में हमें ब्रेक करना होता है। जैसे सपोज ये बी का डायरेक्शन है, ठीक है, ये मेटल बॉडी, इसी बॉडी की बात कर रहा हूं मैं। अगर बी हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया एंड उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज किया, तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करने से क्या होगा कि एडी करंट डेवलप होंगे कहां पर, कहां डेवलप होंगे एडी करंट, बी के डायरेक्शन ये है, एडी करंट कहां डेवलप होंगे, बी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में इस मेटल बॉडी के अंदर एडी करंट डेवलप हो जाएंगे। मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस पूरे बॉडी के अंदर बड़ा लूप फिर छोटा लूप और छोटा लूप, ऐसे एक के बाद एक लेयर्स में एडी करंट डेवलप हो जाएंगे। अब उन्हें हम कम करना चाहते हैं, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ता है कि एडी करंट का जो प्लेन है ना, ये पूरा प्लेन है, उसको डिफरेंट पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। डिफरेंट पार्ट में ब्रेक करके फिर उसे इंसुलेटिंग मीडियम में डुबा देते हैं, यानी कि बीच में इंसुलेटिंग मीडियम भर देते हैं। तो इंसुलेटिंग मीडियम भरने से होगा कि जो एडी करंट का पाथ है वो छोटा हो जाएगा। जैसे अगर बीच में इंसुलेटिंग मीडियम जब नहीं रखा है तो पाथ क्या था, बड़ा था एडी करंट का पाथ, और इंसुलेटिंग मीडियम जब भर दिया गया है तो पाथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो पाथ छोटा हो जाता है जब इंसुलेटिंग मीडियम भर देते हैं तब। उससे क्या होगा कि एडी करंट वीक हो जाती है। एडी करंट को वीक करने का सबसे बेस्ट वे यही होता है कि उनका पाथ छोटा बना दिया जाए। अगर कहीं पर हमें अलग अलग मेथड बाई चांस किसी क्वेश्चन में दिखा दिए जाए, हालांकि कई सालों से इस पे बेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, पर फिर भी अप्रोच वाली बात है, तो कहीं बाई चांस ऐसे दो मेथड हमें दिखाए जाए कि बताइए किसमें ज्यादा इफेक्टिव वे में एडी करंट वीक हो जाएंगे, तो जहां एडी करंट का पाथ छोटा किया जा रहा है वहां इफेक्टिव ढंग से वो कम हो जाएंगे एडी करंट। क्योंकि जैसे इस बॉडी की बात कर रहा हूं, बी का डायरेक्शन ये है ना, ये बी का डायरेक्शन अप्लाई कर रखा, तो एडी करंट का प्लेन ये वाला है, तो इसको डिफरेंट पार्ट में ब्रेक करना है इस बॉडी को। एक तो हमने ऐसे किया कि 1 2 3 पार्ट बना दिए, बीच में इंसुलेटिंग मीडियम भर दिया, वापस ऐसे ब्रेक कर मतलब मिला दिया, तो एडी करंट छोटे छोटे पार्ट बनेंगे। इसकी बजाय इस बॉडी को ऐसे ब्रेक किया होता है, ऐसे लेयर में 1 2 ऐसे 2 3 लेयर में से, तो एडी करंट का पार्ट छोटा नहीं होता। बीच में इंसुलेटिंग मीडियम तो आ जाता है लेकिन एडी करंट का पार्ट छोटा नहीं बनता, तो पार्ट छोटा नहीं होता तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना आना चाहिए था। थोड़ा बहुत ही बाई चांस इफेक्ट आए बट वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इफेक्टिव ढंग से उसको काम ले सके इसलिए हमें जिस प्लेन में एडी करंट डेवलप हो रही उस प्लेन को ही काट डालो, उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। तो एडी करंट वाला प्लेन ये वाला प्लेन है, बी का डायरेक्शन ये है, तो ऐसे अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके फिर अपन एडी करंट को इफेक्टिव ढंग से कम करते हैं। तो एडी करंट के बारे में बहुत सारी बातें की अपन ने। एडी करंट के डेवलप होने के दो तरीके बताए थे मैंने। कौन कौन से दो तरीके बताए थे? एक तो टाइम के साथ बी चेंज, दूसरा मेटल बॉडी का क्या था,
फ्लक्स चेंज, मतलब इस तरह से मेटल बॉडी को मूव करें ताकि उसका फ्लक्स चेंज हो जाए। तो उन दोनों ही तरीके से एडी करंट डेवलप होती है। एडी करंट का यूज में कुछ बताया था, यूज के लिए मैंने पता नहीं क्या बताया था। इंडक्शन फर्नेस में मेटल नॉन मेटल का मिक्स है तो उसको अलग कर सकते हैं, और एक ट्रेन में ब्रेक का। और भी यूजेस हैं तो मॉड्यूल में आपको लिखे, उनको आप केवल रीडिंग लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ट्रांसफॉर्मर में क्या इंपॉर्टेंस है एडी करंट का, उस बारे में जरा बात करें। मतलब क्या हम जो लॉसेस की बात कर रहे थे, कैसे लॉसेस की हम बात कर रहे हैं, कैसे एडी करंट डेवलप होती होगी, मतलब एडी करंट लॉसेस ट्रांस में कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, क्या सोल्यूशन ढूंढा गया है, उस बारे में बात की जाए। तो एडी करंट लॉसेस की अगर बात करें अपन कि कहाँ हो रहे हैं, तो एडी करंट कहाँ डेवलप हो रही है, इन कॉपर की कॉइल में है या आयरन में है, आयरन कोर में, मेनली आयरन कोर में ही काफी ज्यादा एडी करंट डेवलप होने के चांसेस होते हैं। क्यों डेवलप होंगे एडी करंट, क्योंकि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है। कौन सा वाला टाइम वेरिंग फील्ड अप्लाई कर रखा है, कहां अप्लाई किया, कैसे कह सकते हैं टाइम वेरिंग फील्ड अप्लाई किया, एसी लिखा क्लियर यहाँ पर, क्योंकि एसी सोर्स यहाँ लगा रखा है। एसी सोर्स से प्रोड्यूस होने वाला फील्ड तो इस कोर पर अप्लाई हो रहा है, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। क्योंकि अभी कहा था ना मैं, टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई होगा मेटल बॉडी पर तो एडी करंट डेवलप हो जाती है। तो ये सोर्स लगा रखा है, इसलिए एडी करंट इसमें डेवलप हो जाएंगे। अब एडी करंट जब इसमें डेवलप होंगी तो अगर ये कोर पूरा सिंगल पीस की फॉर्म में रहेगा, कोई इसको डिफरेंट पार्ट में ब्रेक नहीं किया गया है, तो इसमें काफी ज्यादा एडी करंट डेवलप होने की वजह से इसके मेल्ट होने के चांसेस बन जाएंगे। तो मेल्ट होने से बचाने के लिए लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर काम में लेते हैं। लेमिनेट मतलब वही काम कि इस तरह से इसे डिफरेंट पार्ट में ब्रेक करके फिर बीच में इंसुलेटिंग मीडियम भर दिया जाता है ताकि एडी करंट वीक हो जाए। मतलब जैसे एक फ्रेम ये, इसमें इंसुलेटिंग मीडियम लगा दिया, फिर एक और फ्रेम ऐसा ही रख दिया, फिर इंसुलेटिंग मीडियम रख दिया, फिर एक और इसी तरह से फ्रेम रख दिया, इस तरह से कोर को बनाया जाता है। तो उससे एडी करंट काफी वीक हो जाती है। तो लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर की हेल्प से एडी करंट को कम किया जाता है। तो एडी करंट लॉस कहाँ होते हैं, कोर में होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि टाइम वेरिंग फील्ड अप्लाई किया जाता है, अल्टरनेटिंग सोर्स लगा रखा है। और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या किया गया है, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर काम में लिया जाता है। कुछ के मन में सवाल आता है कि जब एडी करंट लॉस इसमें हो रहा है तो सॉफ्ट आयरन कोर मतलब कुछ और दूसरा ले लीजिए। तो सॉफ्ट आयरन नहीं लेंगे तब भी क्योंकि मेटलिक पार्ट है ना, तो मेटलिक पार्ट है तो मेटलिक पार्ट में तो करंट तो आएगी आएगी, क्योंकि मतलब करंट चेंज होने की वजह से फील्ड चेंज होगा, एडी करंट डेवलप होंगे। हाँ, हिस्ट्री लॉसेस में जरूर ऐसा सोच सकते हैं कि हिस्ट्री लॉसेस हमें पता है कि सॉफ्ट मतलब जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में होते हैं, तो हिस्ट्री लॉस से बचने के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम इसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस काम में ना लें। हिस्ट्री लॉसेस से बचने के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से काम में, मतलब अगर फेरोमैग्नेटिक काम में ना लिया तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी, फ्लक्स लिंक ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारा मेन पर्पस तो यही था कि इसका फ्लक्स यहाँ पहुंचे और इस फ्लक्स को यहाँ पहुंचाने में हायर म्यूआर वाला सब्सटेंस काम में लेते हैं, जो सॉफ्ट आयरन का म्यूआर हाई होता है। तो सॉफ्ट आयरन में खासियत है कि इसका म्यूआर भी अच्छा होता है एंड रिटेंटिव कोरोसिटी भी कंपेरेटिवली कम होती है, इसलिए ये अच्छा ऑप्शन है। एडी करंट के बारे में ये बातें अपन ने की है। अब कुछ क्वेश्चन पर आते हैं। एडी करंट के बारे में जो भी थ्योरेटिकल बातें मैंने आपको बताई है, आपके मॉड्यूल में सब हमने सिस्टमेटिक ढंग से उनको लिखा हुआ है, आप उनको रीडिंग भी लगा सकते हैं। जिस ढंग से मैंने बताया उसी ढंग से लिखा हुआ हो। एक रीडिंग लगा लेंगे, नहीं लगा लेंगे उनकी, आप समझ तो लिए यहाँ पर, एक रीडिंग भी लगा लेना। रीडिंग बिना रीडिंग लगाए समझ में आ रहा तो वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक रीडिंग लगा लें ताकि हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमारे पास लिखा हुआ भी है, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता कुछ का। क्वेश्चन एक लॉन्ग कॉपर की ट्यूब है एक, और उसके एक्सिस के लॉन्ग स्मॉल बार मैग्नेट को ड्रॉप करना है। लेंथ एक्सिस के लॉन्ग बार मैग्नेट ड्रॉप करना है, तो फाइनली इस मैग्नेट का वेलोसिटी का क्या होगा, कि ये एक्सेलरेशन का क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा या बढ़ता जाएगा एक्सेलरेशन, या घटता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी या कांस्टेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। मतलब फाइनली क्या होगा उस बारे में पूछा जा रहा है। फाइनल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा? तो कौन कौन मानते हैं एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा फाइनली? तो जो मानते हैं एक्सेलरेशन फाइनली जीरो हो जाएगा। कौन मानते हैं एक्सेलरेशन फाइनली कांस्टेंट हो जाएगा? पर ये मत कहना कि जीरो भी तो कांस्टेंट ही है। जीरो कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, कांस्टेंट एक सर्टेन वैल्यू होगी। जीरो मतलब कुछ है ही नहीं, वो खत्म हो गया एक्सेलरेशन। तो जरा समझते हैं यहाँ पर क्या होना है, उस पॉइंट पर आ जाएं अब। मैग्नेट को ड्रॉप किया जा रहा है। जैसे मैग्नेट को ड्रॉप करेंगे तो इस मेटेलिक ट्यूब है या कॉपर की जो ये ट्यूब है, इसको हम कई सारे टर्न से मिलकर बना हुआ भी कंसिडर कर सकते हैं। एक के बाद एक टर्न है ये। या क्वेश्चन यूं बोल सकता है कि एक लॉन्ग सोलोनाइड है, ऐसा भी क्वेश्चन बोल सकता है, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलोनाइड, या ये इनफाइनाइट लॉन्ग कॉपर ट्यूब है। इनफाइनाइट नहीं बोला गया हो क्वेश्चन की लैंग्वेज में, केवल लॉन्ग बोल दिया, तब भी हमें इनफाइनाइट कंसिडर करके चलना है। तो यहां पर क्योंकि लॉन्ग ट्यूब के लिए ही ये एक्सप्लेनेशन है। अब यहां पर इसका पर mg वाला फोर्स तो नीचे लगेगा ही लगेगा। mg फोर्स नीचे लग रहा है। जैसे ही mg फोर्स से नीचे गिरेगी ये मैग्नेट, इसके पास आएगी, इसके टर्न से, मतलब टर्न माने सबको अगर अपन, तो टर्न से फ्लक्स पास हो रहा है, तो उनका फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ आएगा, करंट आएगी, इंड्यूस करंट आएगी। इंड्यूस करंट क्या करेगी? अपोज करेगी। किसका? इसके पास आने का अपोज। तो अपोजिंग फोर्स लग जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, अपोजिंग मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा। लेकिन मैग्नेट नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा? ये गिरेगा। उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। मैग्नेट नीचे गिरेगा, स्पीड बढ़ेगी घटेगी? कौन को मानते हैं स्पीड बढ़ेगी? बढ़ेगी वाले हाथ उठाएं पहले। स्पीड बढ़ेगी मैग्नेट की। मैग्नेट की स्पीड घटेगी जो मानते हैं? मैग्नेट की स्पीड घटेगी, घटेगी स्पीड मैग्नेट की। ऐसे ही बिना सोचे समझे बता रहे हैं कि या कुछ सोच के बता रहे हैं आप? ऐसे ही लग रहा, हाँ सर अपोज हो रहा तो घटेगी। अरे मैंने स्पीड के बारे में पूछा कि स्पीड का क्या होगा, बढ़ेगी घटेगी? पता नहीं क्या होगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस fm। मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ये मैग्नेटिक फोर्स वास्तव में इसे हम ये भी कह सकते हैं एडी फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसमें एडी करंट डेवलप हो रही, ये भी कहा जा सकता है। अब यहाँ ये ना सोचे कभी तो सर आप इंड्यूस करंट करें, कभी एडी करंट करें। हमने कहा ना कि हमने रिंग की फॉर्म में मान लिया अगर, तो वो इंड्यूस करंट कह देंगे। पूरा मेटल बॉडी की फॉर्म में तो एडी करंट कह सकते हैं। बाकी दोनों का काम अपोज करने का ही है, दोनों अपोज ही करेंगे। तो मैग्नेटिक mg फोर्स है, वेट वाला फोर्स, अपोजिंग मैग्नेटिक फोर्स है। जैसे हमने इसको ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था उस टाइम पर, और जैसे ही स्पीड बढ़ना शुरू होगी तो mg फोर्स है, और ये मतलब ये पास आएगा तो फ्लक्स बढ़ने से इंड्यूस करंट और अपोजिंग फोर्स लग जाएगा। अपोजिंग फोर्स लग जाएगा तो स्पीड घट जाएगी, मतलब जीरो तो पहले तो घट जाएगी, यूं ऊपर उठ जाएगा मैग्नेट। क्या हो जाएगा फिर? शुरुआत में जीरो थी स्पीड, तो हमने ड्रॉप किया मैग्नेट को, तो बढ़ जाएगी स्पीड। एफ नेट इक्वल टू mg माइनस fm। इस बात को समझ पा रहे हो ना? अब नेट फोर्स लग रहा है, और नेट फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन है, मतलब एफ नेट कह सकते हैं यहां पर नॉट इक्वल जीरो। एफ नेट जीरो जब नहीं है तो एक्सेलरेशन नेट नॉट इक्वल जीरो। एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, फोर्स लग रहा है। शुरुआत में mg फोर्स बड़ा है, fm छोटा है, क्योंकि बस मैग्नेट को ड्रॉप ही किया हमने, तो अपोज होना स्टार्ट हुआ है। बहुत ज्यादा इंड्यूस करंट अभी नहीं आई है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी मैग्नेट का भी नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि mg बड़ा है, fm छोटा है, तो नेट फोर्स लग रहा है नीचे की ओर ऊपर की ओर? नेट फोर्स नीचे को लग रहा है। और मैग्नेट का वेलोसिटी किधर है? तो वेलोसिटी एंड फोर्स जब सेम डायरेक्शन होते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है घटती है? वेलोसिटी बढ़ती है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी मैग्नेट की, यानी कि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। मैग्नेट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मैग्नेट नीचे गिरता जा रहा है, ट्यूब के अंदर एंटर कर गया है। एक बात हम आपको याद दिलाएं अब, कि जैसे अपन ने कुछ टाइम पहले क्वेश्चन किया था, जब अपन लेंज लो वगैरह स्टडी कर रहे थे, या सेल्फ इंडक्शन से पहले मॉड्यूल में भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसमें एक कॉइल पे मैग्नेट को जब पास लाते हैं, एंटर करते हैं, फिर दूर चला जाता है, तो उसमें क्या होता है उसको पूरा समझा था मैंने, एक खास ढंग से उसको समझाया था।
शायद किसी को याद रहा हो अच्छे से तो दोबारा सुन लीजिए। हमने कहा था कि ये कॉइल है और इस कॉइल की और जब मैग्नेट को हम ला रहे हैं, सपोज ये मैग्नेट का एन पोल एस पोल है, तो जब इसको पास ला रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ता है। जब तक पास ला रहे हैं सभी 100, हमने 100 टन एज्यूम कर लेते, सभी 100 टन का फ्लक्स बढ़ रहा है। जब एंटर कराते हैं तो नंबर ऑफ टन्स कम हो जाते हैं, बस इतना सा फर्क पड़ता है, बाकी फ्लक्स तो बढ़ता है, क्योंकि ज्यादा टन का फ्लक्स बढ़ रहा है, कम का घट रहा है। लेकिन जैसे मैग्नेट मूव करते करते मिड में पहुंच जाता है, तब फ्लक्स न बढ़ता है न घटता है। यानी कि फ्लक्स कांस्टेंट तब होगा जब मिड में पहुंचेगा, तब कब होगा, मिड में पहुंचेगा तब जाकर के फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, तब जाके ईएमएफ जीरो आएगा, इंड्यूस करंट जीरो आएगी। उससे पहले इंड्यूस करंट जीरो नहीं होता, ईएमएफ जीरो नहीं होता है। तो मिड में पहुंचने पर ऐसा होगा, मिड में पहुंचने से पहले तक वो बस केवल नंबर ऑफ टर्न्स का ही फर्क पड़ा कि नंबर ऑफ टर्न्स कम हो रहे जिनके लिए फ्लक्स बढ़ना था। अब यहां पर भी सोचे हम कि सपोज ये लॉन्ग कॉइल है, एक इनफाइनाइट लेंथ वाला कॉइल है, तो इंड्यूस ईएमएफ इसमें जीरो तब हो पाएगा जब मिड में जाएंगे, और मिड कभी नहीं आएगा इसमें क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वाला है। तो कभी भी जीरो वाली बात तो होगी नहीं कि इंड्यूस ईएमएफ या अपोजिंग फोर्स जीरो, कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का मिड कभी भी नहीं आएगा। यहां नहीं है मिड, यहां नहीं है, काफी इसका लेंथ ज्यादा है तो मिड कहीं भी नहीं आएगा। अब इसमें क्या हो रहा है देखो कि इसको जब नीचे की ओर गिरने के लिए छोड़ दिया गया है, तो छोड़ने से यहां पर मतलब मैग्नेट गिरता जा रहा है, मैग्नेट गिरता जा नीचे की ओर, तो इस ट्यूब के लिए या इस कॉइल के लिए लगातार फ्लक्स बढ़ता ही जा रहा है, फ्लक्स में चेंज होता ही जा रहा है, क्योंकि एंटर करने के बाद भी फ्लक्स चेंज हो रहा था नहीं हो रहा था यहां पर। अरे कुछ याद आ रहा है? हमने एग्जाम्पल लिया था कि ये कॉइल है, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न हमने 100 कंसिडर कर लिए थे और कहा था कि जब पास आ रहा तब तो सभी 100 के लिए फ्लक्स बढ़ रहा, लेकिन जैसे एंटर कर गया, हमने कहा था कि सपोज 70 टन बाकी हैं, 30 टन पार कर लिए, 30 का फ्लक्स घटेगा, 70 का बढ़ेगा, मतलब ओवरऑल फ्लक्स बढ़ेगा। कुछ कुछ याद आ रहा है? फिर 40 टन पार कर लिए, 40 का घटेगा, 60 का बढ़ेगा, ओवरऑल फ्लक्स बढ़ेगा। फिर 50 टन पार कर लिए, 50 का बढ़ेगा, 50 का घटेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, फ्लक्स कांस्टेंट मिड में जाके होगा। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जैसे इसको एंटर करा दिया है, तो जो इस सपोज मैग्नेट किस इंस्टेंट पे यहाँ पहुंचा है, तो इसके बैक में जो टर्न्स होंगे, जो पार्ट है उसका फ्लक्स घटेगा, लेकिन फ्रंट में काफी सारा पार्ट बाकी आगे बचा हुआ है, उन सबका फ्लक्स बढ़ेगा। तो जो बैक में रह गया वो नेग्लिजिबल ही माने अपन, जैसे वो नेग्लिजिबल ही है, तो ओवरऑल फ्लक्स बढ़ ही रहा है, और कुछ है तब भी फ्लक्स तो बढ़ ही रहा है। फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आ रही मतलब अपोजिंग करंट आ रही है, अपोजिंग फोर्स रहेगा, और ये अपोजिंग फोर्स जो आ रहा है इंड्यूस करंट आने की वजह से, इंड्यूस करंट ज्यादा रहेगी तो अपोजिंग फोर्स ज्यादा रहेगा, इंड्यूस करंट कम रहेगी तो अपोजिंग फोर्स कम रहेगा, इंड्यूस करंट नहीं रहेगी तो अपोजिंग फोर्स भी नहीं रहेगा। यानी कि जो अपोजिंग फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ पर डिपेंड करेगा, और इंड्यूस ईएमएफ किस पर डिपेंड करेगा? मैग्नेट की स्पीड पर, ई प्रोपोर्शनल टू वी। याद आ रहा कुछ कुछ? तो v बढ़ रहा है, v बढ़ रहा है तो e बढ़ेगा, बिकॉज e प्रोपोर्शनल टू v होता है, ये बहुत शुरुआत में बात कर चुके हैं हम। तो इसमें ईएमएफ बढ़ता जाएगा, ईएमएफ जब बढ़ता जाएगा, ईएमएफ बढ़ने से आई इंड्यूस बढ़ती जाएगी या एडी करंट बढ़ती जाएगी, यूं कह सकते हैं हम, आई इंड्यूस बढ़ेगी। आई इंड्यूस बढ़ने की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, वो अपोजिंग फोर्स भी बढ़ेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? अच्छी तरह सोच लीजिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए यहीं पर कि मैग्नेट गिरता जा रहा है, नेट फोर्स नीचे लगता जा रहा है, और नेट फोर्स नीचे लगने की वजह से वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि फोर्स भी नीचे लग रहा है, नेट फोर्स नीचे क्यों लग रहा है? कौन बड़ा है? mg बड़ा है, fm छोटा है, तो नेट फोर्स नीचे लग रहा है, वेलोसिटी भी नीचे मैग्नेट का, तो दोनों सेम डायरेक्शन होने से वेलोसिटी बढ़ेगी, ये पक्का है। वेलोसिटी जब बढ़ रही है तो इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा, इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट बढ़ेगी, अपोजिंग फोर्स बढ़ेगा, अपोजिंग फोर्स बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते fm का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? When fm is equal to mg हो जाएगा, तो फिर f net equal to 0 किस पर? मैग्नेट पर। मैग्नेट पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और मैग्नेट गिरता जा रहा है उस ट्यूब के अंदर, मैग्नेट पर जैसे नेट फोर्स 0 हो गया है, नेट फोर्स 0 होने से एक्सेलेरेशन भी क्या हो गया? 0। नेट फोर्स 0, एक्सेलेरेशन 0, यानी कि वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट। यानी कि मैग्नेट गिरता जा रहा है, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरने लग जाएगा। पहले कौन सी वेलोसिटी गिर रहा था? वेरिएबल। बढ़ती या घटती? पहले वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, लेकिन बस अपोजिंग फोर्स बढ़ता जाने की वजह से वेलोसिटी बढ़ने का रेट कम होता गया, वेलोसिटी बढ़ने का रेट कम होता गया, वो रेट कम होते होते रेट 0 ही हो गया, मतलब वेलोसिटी बढ़ना ही बंद होगी।
तो वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। तो फाइनली मैग्नेट कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिरता जाएगा उस मैग्नेट के अंदर। यहां तक आ रही बात समझ में सबको? शुरुआत यहां से हुई थी कि mg फोर्स नीचे लग रहा है और जैसे ही ये पास आना शुरू होगा अब इंड्यूस करंट आ गई। इंड्यूस करंट से अपोजिंग फोर्स शुरुआत में काफी कम है, तो ये फोर्स बड़ा ये छोटा, तो नेट फोर्स लग रहा है मैग्नेट पे नीचे की ओर। नेट फोर्स नीचे लगने की वजह से एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी मैग्नेट के नीचे गिरने की। वेलोसिटी बढ़ने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा, इंड्यूस बढ़ने से इंड्यूस करंट बढ़ेगी, इंड्यूस करंट बढ़ेगी तो अपोजिंग फोर्स बढ़ेगा। अपोजिंग फोर्स बढ़ते बढ़ते जब एफ एम इक्वल टू एम जी, क्योंकि शुरुआत में कम था ना, तो बढ़ते बढ़ते एम जी के बराबर हो गया। जैसे इक्वल हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया मैग्नेट पर, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट। यही वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी भी कहलाता है। अब इसी में एक क्वेश्चन और आगे बनाया जाता है। एक क्वेश्चन आगे और क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि इस ट्यूब के अंदर मैग्नेट मूव कर रहा है, गिरा दिया है, मूव करता जा रहा है। किसी एक इंस्टेंट पर इस ट्यूब का जो कॉपर की ट्यूब है टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो बताइए जो टर्मिनल वेलोसिटी मिली है, जो फाइनल वेलोसिटी मिली है, उस वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट आएगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगी घट जाएगी? यहां पर यूं समझ सकते हैं अपन कि इफ टेम्परेचर ऑफ कॉपर ट्यूब, उसका जब अपन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से नेट करंट कम हो जाएगी। सर्किट में यानी कि इस कॉइल में फ्लो होने वाली नेट करंट इफेक्ट, रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, भले ईएमएफ उतना ही हो, लेकिन ईएमएफ उतना ही है लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगी, उतनी करंट नहीं रह पाएगी उस रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से। तो नेट करंट कम होने की वजह से एफ मैग्नेटिक जो अपोजिंग वाला है, अपोजिंग जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। जैसे अपोजिंग फोर्स कम हुआ, बैलेंस बिगड़ गया। कौन सा बैलेंस? ये वाला बैलेंस। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगेन एम जी ग्रेटर देन एफ एम हो जाएगा, और ऐसा होने से नेट फोर्स लग जाएगा किधर की ओर? नीचे की ओर। और नेट फोर्स जब लग जाएगा तो वापस से क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो जाएगा। नॉन जीरो होते ही क्या हो गया? वेलोसिटी बढ़ेगी, मैग्नेट का वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो v इंक्रीजेस। फिर क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, फिर तो वापस वही कहानी शुरू हो जाएगी। वेलोसिटी बढ़ रही ना, अब यही कहानी वापस शुरू हो जाएगी। v बढ़ेगा तो e बढ़ेगा, e बढ़ेगा तो I इंड्यूस बढ़ेगा, I इंड्यूस बढ़ेगा तो FM बढ़ेगा, FM बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते इक्वल हो जाएगा। जैसे इक्वल हो जाएगा नेट फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो, फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, फिर से टर्मिनल वेलोसिटी आ गई है। तो सवाल क्या था, क्वेश्चन क्या था कि टेम्परेचर इस ट्यूब का बढ़ाने के बाद नई टर्मिनल वेलोसिटी वो ज्यादा होगी, कम होगी या सेम रहेगी? ये क्वेश्चन है। मतलब मैग्नेट को गिराया गया था, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लिया था, टेम्परेचर बढ़ा दिया इस ट्यूब का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से फाइनल जो टर्मिनल वेलोसिटी उस पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ गई है, ज्यादा हो जाएगी, अब टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा आएगी। जैसे वापस समझे ना आप, यहां देख रहे हैं अपन कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। सपोज मैग्नेट की स्पीड बढ़ती गई 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, बढ़ते बढ़ते हो गई, और वो 10 मीटर पर सेकंड आने पर टर्मिनल वेलोसिटी आ गई है। तो इसका वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। ऐसा डेटा हमने एज्यूम कर लिया कि 10 मीटर पर सेकंड है। जैसे 10 मीटर पर सेकंड आ गया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ने से नेट करंट कम होने से अपोजिंग फोर्स कम हो गया, तो फोर्स लगने लग गया, नेट फोर्स लगने लग गया। तो नेट फोर्स लगने से वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी ना। अब पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? 10, अब बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी? 9 कि 11, 11 फिर 12 फिर 13, मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। 13, 14, तो वेलोसिटी बढ़ने से अपोजिंग फोर्स बढ़ने से ये होने से फाइनली फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, मतलब बढ़ना बंद होगी। पता लगा 13 मीटर पर सेकंड थी, तो टर्मिनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड पर आ जाएगी। यानी कि अब जो टर्मिनल वेलोसिटी आई है वो पहले से ज्यादा आएगी। थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो फिर से ऐसा ही होगा,
क्योंकि हम जानते हैं कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा चेंज किया जाए इसे, तो अलग अलग टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इस ट्यूब में गिरने वाली मैग्नेट की वेलोसिटी का क्या हुआ, मतलब किस तरह से वेरिएशन हुआ उसमें, पहले बढ़ती रही और फिर धीरे धीरे कांस्टेंट हो गई, बढ़ना बंद हो गई, कांस्टेंट, ये हुआ इसका वेलोसिटी का। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टर्मिनल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, शॉर्ट में ऐसा आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक मेटेलिक ट्यूब है कोई, ये क्या है, मेटेलिक ट्यूब, हॉलो ट्यूब है ये, इसको इस क्रॉस वाले फील्ड में इस वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है, तो बताइए फ्लक्स कटिंग होगा नहीं होगा। इस हॉलो ट्यूब है ये हॉलो ट्यूब है, ठीक है, इसको वेलोसिटी v से मूव कराया जा रहा है, इससे फ्लक्स कटिंग होगा नहीं होगा, कंफर्म है। तो फ्लक्स कटिंग लेंथ कितनी होगी, मतलब ये यहां से यहां तक लेना या टॉप से बॉटम तक लेना है, टॉप से बॉटम तक, क्योंकि मेटेलिक पार्ट यहीं से स्टार्ट हो गया और वो यहां तक है, तो ये पूरा ही डिस्टेंस काम आएगा अगर हमें इफेक्टिव लेंथ कंसिडर करना है। तो आपका मॉड्यूल निकालिए, उसमें एक्सरसाइज 3 में एक क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें 2 ट्यूब का कॉम्बिनेशन बना रखा है। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसी की बात करने जा रहा हूं मैं, बोलिए। इसको क्यों लेंगे, फ्लक्स कटिंग मतलब होता है क्या फ्लक्स कटिंग में, कि जो मेटेलिक बॉडी होती है उस मेटेलिक बॉडी में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जब उस बॉडी को मूव करा रहे हैं तो जहां भी उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है सब पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, सभी का शिफ्टिंग होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो रहे हैं, सब जगह के शिफ्ट होंगे, यहाँ वाले भी शिफ्ट होंगे, यहाँ भी सब जगह शिफ्ट होंगे, मतलब इफेक्ट यहीं से आना शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि इस पर कुछ नहीं होगा, हमें केवल यही कंसिडर करना है, ये भी तो मेटल पार्ट यहीं से तो स्टार्ट हो गया ना, पूरा एक ही ट्यूब का हिस्सा सब ये, तो टॉप से लेकर बॉटम तक का जो सेपरेशन है वो कंसिडर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं केवल यहां से लेकर यहां तक ही लेना है, अदरवाइज इनका क्या होगा, यहां भी तो फ्लक्स कटिंग हो रहा है, तो वहां के इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट होंगे नीचे की ओर। तो जैसे यहां पर हम बात करने वाले हैं, तो कुल मिला के मीनिंग ये हुआ कि जैसे क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें 2 ट्यूब की बात की जा रही है, दोनों ट्यूब में स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, कैसा कॉन्टेक्ट है, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट। तो अब केवल मैंने एक एक वायर से उनको रिप्रेजेंट कर दिया, वायर से ढंग से इस पूरे को एक वायर से मैंने कंसिडर कर लिया हो, तो ऐसे एक वायर से बना दिया, इसका वेलोसिटी इधर है, इसका वेलोसिटी इधर की ओर है, क्रॉस वाला फील्ड यहां पर अप्लाई किया, यहां भी क्रॉस वाला फील्ड अप्लाई किया, दोनों ऐसे मूव कराए जा रहे हैं, दोनों की वजह से फ्लक्स कटिंग होगी, इसके लिए फ्लक्स कटिंग लेंथ एल है, उसके लिए भी लेंथ एल ही है, ऐसा दे दिया गया हमें। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, तो लो एंड हाई पोटेंशियल चेक कर लेते हैं अपन। वेलोसिटी ऐसे, फील्ड ऐसे, ऊपर हाई पोटेंशियल, तो इसके लिए कुछ इस तरह का सेल बनेगा, इसके लिए ऐसा सेल बनेगा, ऐसा ही बनेगा, उसके लिए बनाया जाए, तो इसके लिए थम इधर, फील्ड अंदर, इधर हाई पोटेंशियल, तो ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल, मतलब इस पूरे की जगह एक सेल बना दिया हमने, इस पूरे की जगह सेल बना दिया। और जब हमें पता है कि रोड अगर स्ट्रेट होती है तो बीवीएल सीधा लगा देते हैं हम तीनों परपेंडिकुलर होने पर, रोड अगर नॉन लीनियर है तो दोनों एंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, तो यहाँ नॉन लीनियर वाला केस आएगा ना, तो नॉन लीनियर होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट लेना है, फिर बीवीएल तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सेल बना दिए, दोनों में आपस में कॉन्टेक्ट, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्ट होने की वजह से इसको यहां जोड़ दिया, इसको यहां जोड़ दिया, ठीक है।
ये बीवीएल है, ये भी बीवीएल के बराबर ही है, एक मैग्नेटिक फील्ड बी है, वेलोसिटी वी है, डिस्प्लेसमेंट एल है, तो बीवीएल बीवीएल अब ये कितना होगा, सपोर्टिंग या अपोजिंग, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 बीवीएल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 20। एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जरा समझें इसको, क्या है ये। इसमें 4 लूप का जिक्र हो रहा है, हम 2 लूप से समझ जाएंगे पूरी सच्चाई को। जैसे यहां पर एक लूप हमने ऐसे कंसिडर कर लिया है, रेक्टेंगुलर लूप, और एक ले लिया मैंने सर्कुलर लूप, दोनों को फील्ड से बाहर खींचने की बात कर रहे हैं अपन। हमें यह समझना है कि जब इनको कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर खींचेंगे तो किसमें ईएमएफ कांस्टेंट बना रहेगा और किसमें ईएमएफ वेरिएबल आएगा, ये हमें चेक करना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भले फिर कैसे भी हो, जैसे इसको लगातार बाहर खींचा जा रहा है, तो जब बाहर निकाल रहे उस ड्यूरेशन में ही देखना हमें कि ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो जिस ढंग से मैं बता रहा हूं वैसे आप सोचेंगे तो थोड़ा सोल्व करना आसान ही रहेगा, क्योंकि कुछ के माइंड में एक तो अप्रोच ये आ सकता है कि सर d5 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना d5 के आपको बताने वाला हूं, उससे बीवीएल वाला कंसेप्ट लगा के बात करने वाला हूं मैं। देखिए, इसको जब बाहर निकाल रहे हैं फील्ड से अपन वेलोसिटी v से, पहले इसके बारे में बात करें। फ्लक्स कटिंग अप्रोच से हम समझना चाहते हैं। फ्लक्स कटिंग क्या इससे होगा क्या, इस पूरे से नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे इस वाले से हो रहा है। तो इसके लिए, या फिर इसको यूं भी कह सकते हैं इस बात को कि ये हिस्सा तो फील्ड के बाहर ही है, ये वाला पार्ट, तो इससे तो फ्लक्स कटिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फ्लक्स कटिंग के बारे में अगर हमें सोचना है तो यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है इसके बारे में ही केवल ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो फील्ड के बाहर उसके बारे में जरूरत नहीं सोचने की। ठीक है, तो यहां से यहां तक में भी देखने से पता लग रहा है कि अगर ये लेंथ एल है तो जो जिन 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, उन 2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट देखा जाए। रॉड नॉन लीनियर वाला केस समझ सकते चाहे तो इसे हम, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है एल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा बीवीएल, तो E इज इक्वल टू BVL। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां है वही पूरे लूप का पोटेंशियल डिफरेंस भी कहलाएगा। अब इस लूप को बाहर खींचे जा रहे हैं, क्या B बदल रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है कहीं, B तो उतना ही जहां जैसा है, न V बदल रहा न ये L बदल रहा है, BVL कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ईएमएफ आ जाएगा इसमें। इसकी बात करते हैं, इसको बाहर खींच रहे हैं, जैसे इसको बाहर खींचा जा रहा है तो ये वाला हिस्सा तो बाहर ही है, इससे फ्लक्स कट नहीं होगा, ये हिस्सा अंदर है फील्ड के अंदर, इस हिस्से के बारे में हमें थिंक करना है। तो इससे फ्लक्स कटिंग के बारे में जब सोचेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा, यहां से यहां तक, सपोज ये एक्स है, समझ पा रहे हैं बात, किसी एक इंस्टेंट पर सपोज डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर ये एक्स है तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वी एक्स, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बी भी एक्स आगे है। आ रही बात समझ में? अब बताओ जरा, एक्स कांस्टेंट है वेरिएबल, वेरिएबल रहेगा एक्स तो, क्योंकि जैसे थोड़ा सा और बाहर निकालेंगे इसको हम तो डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा, एक्स थोड़ा और बाहर निकाला तो और बदल जाएगा, फिर वापस घटने पे लग जाएगा, मतलब वेरिएबल रहेगा। तो वहां 4 ऑप्शन में, मतलब 4 लूप दे रखे, एक सर्कल एक इलिप्स भी है, इलिप्स में भी ऐसा ही तो होगा कि पहले लेंथ वेरिएबल रहेगी, ईएमएफ बढ़ेगा फिर घटेगा, और एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, तो जैसा रेक्टेंगल वैसा स्क्वायर में भी आएगा, उसमें भी कांस्टेंट रहेगा। तो रेक्टेंगल स्क्वायर में कांस्टेंट ईएमएफ आएगा जब इसको बाहर निकाल रहे हैं, और सर्कल इलिप्स में वेरिएबल रहेगा, ऐसा कहा जा सकता है। मॉड्यूल देना एक मिनट। मॉड्यूल में पेज नंबर 109 पे आ जाए आप।
पेज नंबर 109। मिल गया सबको? क्या हेडिंग है ऊपर क्या हेडिंग लिखा हुआ? मूविंग कंडक्टिंग रॉड इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इस लॉजिक को, इस अप्रोच को थोड़ा समझना है। बेसिक कंसेप्ट सारा पता है हमें कि कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने पर फ्लक्स कटिंग होने से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो बस हमें यहां पर यही देखना है कि बीवीएल तो अप्लाई कर सकते हैं अपन, लेकिन बीवीएल में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड काम आएगा, हॉरिजॉन्टल वाला आएगा या वर्टिकल आएगा, या आएगा भी या नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है। तो उससे पहले क्यों ना अर्थ के फील्ड को इस मौके पे याद किया जाए। तो याद करें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। इधर कौन सा डायरेक्शन है? अरे इस रूम में कैसा कंसिडर किया हमने कई बार? ईस्ट, नॉर्थ, कुछ लोग ऊपर कर नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर नहीं है, किधर है? इधर की ओर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जैसे यहाँ टेबल की बात करें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसा हमें कंसिडर करना होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अर्थ के किसी भी प्लेस पर अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड का एक जनरल वे में अगर बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसी प्लेस पर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसको दो कंपोनेंट ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ये BH होगा, ये B वर्टिकल रहेगा। तो एक जनरल लोकेशन के हिसाब से। हाँ, अगर एग्जैक्ट इक्वेटर पे है तब तो ये हो जाएगा, ओनली हॉरिजॉन्टल रहेगा। एग्जैक्ट पोल पे है तो ठीक वर्टिकल हो जाता है। बाकी ना इक्वेटर पे है ना पोल पे है तो किसी एंगल पे रहता है नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। ये बात नहीं पता तो याद रखें ऐसा कैसा ही, क्योंकि इस पर इतना ही इसमें काम आएगा, बाकी और ज्यादा कुछ काम नहीं आने वाला। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल फील्ड है और ये वर्टिकल फील्ड है। ये BH है, ये B वर्टिकल है। ठीक है, तो जब हमारा डिस्कशन यहाँ कुछ देर चलेगा तो आपको बस माइंड में ये रखना है कि इस रूम में इधर BH का डायरेक्शन है और ये B वर्टिकल यहाँ पर फील्ड अवेलेबल है, उसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। ये बात माइंड में नहीं रहेगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या समझ में नहीं आएगा? दोबारा बोलो। कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या अगर ये बात ध्यान में नहीं रही तो हर बार ये कंसिडर करके चलना है कि यहाँ रूम में ये BH है और ये B वर्टिकल है। एक और बात, मैं कुछ भी नहीं समझाने वाला, सब आपको ही समझना है, क्योंकि सब कुछ जो समझना था पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। अब मैं सिचुएशन आपको बताऊंगा, आपको आंसर बताना है। ठीक है ना? सब रेडी है इसके लिए? कौन कौन रेडी? हाथ उठाएं फटाफट। सब जागते रहे ना? तो जरा देखते हैं। अब जैसे ये कंडक्टिंग रॉड है, कैसा रॉड है? कंडक्टिंग रॉड। इसमें केसेस दिए, सबसे पहला केस क्या है? प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली एंड मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि रॉड हॉरिजॉन्टल ही रखना है। ये रॉड हॉरिजॉन्टल है ना, ये कैसे होगी? वर्टिकल। अच्छा, ये मोशन के ये कौन से प्लेन में हो रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये कौन से प्लेन में हो रहा है? ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। बस यहां रोड हॉरिजॉन्टल है, यहां रोड वर्टिकल है। तो पहला केस हमारा है कि रोड को हॉरिजॉन्टल रखना है एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कराना है। ये रोड अब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रही है, अब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रही है। तो इसमें दो सिचुएशन की पहले बात करनी है कि पहला है कि रोड के एंड ईस्ट वेस्ट में, ये ईस्ट इधर है वेस्ट इधर, ये रोड के एंड ईस्ट वेस्ट में। ये मैंने वेलोसिटी के लिए लिया ऐसे, ये L है ये V है, बचा कौन? B। अगर B इनके परपेंडिकुलर आता है या इन दोनों में से किसी के भी पैरेलल B होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहां पर हमें दोनों को चेक करना है, BH को भी चेक करना है, B वर्टिकल को भी चेक करना है। BH का डायरेक्शन किधर की ओर है? BH नॉर्थ में, B वर्टिकल। अब ये कंडक्टिंग रॉड है, मैं इसको ऐसे मूव करा रहा हूं। बताइए BH की वजह से प्लस कटिंग होगा नहीं होगा? BH की वजह से मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं केवल कंडीशन बता रहा हूं। यू मत कहा समझ में नहीं आया, बोलना ही मत समझ में नहीं आया तो, क्योंकि मैं कुछ समझा ही नहीं रहा हूं। समझा चुके ना सब पहले? हाँ, पिछला वाला हिंट देता हूं मैं कि BVL में से कोई भी दो पैरेलल होने पर 0 आता है और तीनों परपेंडिकुलर होने पर तीनों को मल्टीप्लाई करते ही आंसर मिल जाता है हमें, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो ये L है कंडक्टिंग रॉड, ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि इस रोड को जब ऐसे मूव करा रहे हैं, बताओ BH की वजह से प्लस कटिंग, वजह बता दीजिए आप, किसके पैरेलल? BH पैरेलल वेलोसिटी या एंटी पैरेलल कहते हैं, एक ही बात है। पैरेलल या एंटी पैरेलल होने पर 0 रहेगा। तो BH पैरेलल वेलोसिटी होने से BH की वजह से नहीं आएगा। क्या वर्टिकल कंपोनेंट से आएगा? क्योंकि वर्टिकल ऐसे रहेगा
रोड को ऐसे मूव करा रहे हैं तो डेफिनेटली वर्टिकल से आएगा। रोड के एंड किधर की ओर है? ईस्ट वेस्ट। अब रोड के एंड नॉर्थ साउथ में है, रोड को ऐसे मूव करा, बताओ बीएच की वजह से आएगा नहीं आएगा? बीएच की वजह से फ्लश कटिंग होगा नहीं होगा? ये एल है, ये वी है, बीएच की वजह से, बीएच की वजह से। दोबारा बोले, आएगा नहीं आएगा? कंफर्म? किसके पैरेलल? बीएच, बीएच पैरेलल एल, इसलिए बीएच की वजह से नहीं आएगा। सब थिंक कर पा रहे हैं? काम कर रहा है प्रॉपर्ली? तो देखिए यहां पर ये एल है और ये वी है, तो बीएच का डायरेक्शन ऐसे होने की वजह से बीएच से फ्लश करने, क्या वर्टिकल से होगा? ये वर्टिकल ऐसे है, ये एल है, ये वी है, तो वर्टिकल से आएगा। यानी कि रोड को ऐसे मूव कराएं या भले ऐसे मूव कराएं, वर्टिकल की वजह से फ्लश कटिंग हो रही है, या भले ऐसे मूव करा दें, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से फ्लश कटिंग होगा। तो रोड के एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? बीवीएल होता ना, तो उसमें बी क्या रहेगा? बी वर्टिकल, बी वर्टिकल इंटू वी इंटू एल, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। जब हॉरिजॉन्टल रोड को हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कराते हैं तो रोड के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यही बनेगा। आप कैसे भी उसको मूव कराओ, ऐसे मूव करा दें या ऐसे मूव करा दें, या चाहे तो आप ऐसे भी मूव करा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, बट हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कराना होता है। तो बी वर्टिकल इंटू वी इंटू एल, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अगर इसका एप्लीकेशन के हिसाब से हम बात करें तो एक ट्रेन वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, कि ट्रेन मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ट्रेन मूव कर रही है। ट्रेन जब मूव कर रही है तो उसका जो एक्सेल है दो व्हील के बीच का, वो, और ट्रेन का मोशन हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही कंसीडर करना। सरस्ता ने हमारी ट्रेन तो पहाड़ों में जा रही है ऐसे, तो उसकी बात नहीं कर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि केस फर्स्ट के लिए हमें एग्जाम्पल देखना है, जिस केस फर्स्ट की हम बात करें। ट्रेन ऐसे भी मूव कर सकती है या ट्रेन ऐसे, ये ट्रेन मतलब ये व्हील है, दो व्हील है, बीच में ये स्पोक, सॉरी ये एक्सेल, क्या है? एक्सेल लगा हुआ, दोनों व्हील के बीच में एक्सेल है। तो ये जो एक्सेल होता है मेटलिक रोड की फॉर्म में होता है। तो जब ट्रेन इस तरह से मूव कर रही है तो इस एक्सेल के परपेंडिकुलर वेलोसिटी रहेगा। ये तो एक्सेल तो हो गया फ्लश कटिंग वाला रोड, और वेलोसिटी ऐसे, तो ट्रेन ऐसे मूव करे या ट्रेन ऐसे मूव करे, एक्सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कौन से आएगा? बीएच या बी वर्टिकल? बी वर्टिकल से आएगा। यानी कि ट्रेन के एक्सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा जाए तो बी वर्टिकल इंटू वी इंटू लेंथ ऑफ एक्सेल, इससे हमें आंसर मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। फिर आगे बात की जाए, एक और एग्जांपल लिया जाए, एरोप्लेन वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एरोप्लेन सर्टेन हाइट पे उड़ रहा है। एरोप्लेन का डायग्राम थोड़ा सा बनाता हूं मैं, हल्का सा डायग्राम बना दूं। एरोप्लेन ये बन गया एरोप्लेन, ये हेड है, ये टेल है, विंग्स W1 एंड W2 है, ठीक है? इतना अच्छा एरोप्लेन है क्या? तो ये W1 W2 है, विंग्स है। चलो अब दूसरा एरोप्लेन की, सच्ची का एरोप्लेन आ गया। ये एरोप्लेन आ गया, ये एरोप्लेन आ गया। कौन सा आ गया? ये एरोप्लेन। इसमें मछली, ये विंग्स की बात कर रहा हूं मैं, ये दो विंग्स, ये विंग्स हैं, ये एरोप्लेन है। यस, सब रेडी करें अपना एरोप्लेन, सब सबका एरोप्लेन रेडी है एकदम। तो ये क्या हो गया? विंग्स हो गया। एरोप्लेन रेडी करें अब। तो यहां पर ये सिचुएशन बनी हुई है, तो सब जागे हुए ना? जागे तो भी एरोप्लेन उड़ पाएगा। कुछ लोग नींद में रेडी कर रहे हैं एरोप्लेन, तो एरोप्लेन उड़ जाए, खुद नीचे रह जाएंगे। तो यहां पर बात आ रही है, ये सब रेडी है, तो एरोप्लेन सर्टेन हाइट पे ऐसे टेक ऑफ कर रहा है अभी। तो ये इसके विंग्स हैं सरफेस के पैरेलल परपेंडिकुलर, सरफेस के पैरेलल है, ठीक है? सरफेस के मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल है। अच्छा, यहां पर एक बात जो देखना होता है हमें, कि विंग्स देखा जाए या हेड टेल लाइन को देखा जाए, क्योंकि जब एक इंस्टेंट पे सपोज वेलोसिटी ये है, मेनली इस वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में हमें बात करनी होगी, तो ये तो हेड टेल पार्ट के तो पैरेलल होगा वेलोसिटी, तो इससे फ्लश कटिंग नहीं होगा। तो किसके परपेंडिकुलर? विंग्स, विंग्स वाले पार्ट के परपेंडिकुलर है। तो इसके परपेंडिकुलर होने की वजह से केवल विंग्स से ही हमें फ्लश कटिंग को स्टडी करना होता है। विंग्स के लिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो विंग्स के लिए देखना हमें, नहीं सर एरोप्लेन वैसे जाएगा तो ये हो जाएगा, तो इससे भी आ जाएगा, कुछ नहीं सोचना ज्यादा, केवल विंग्स के लिए हमें स्टडी करना है।
तो जब विंग्स के अक्रॉस बात हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने देखा सिचुएशन कि विंग्स किधर की ओर है, ईस्ट वेस्ट में है, और एरोप्लेन ऐसे जा रहा है। विंग किधर है, ईस्ट वेस्ट, तो एरोप्लेन ऐसे जा रहा है। विंग के अक्रॉस फ्लक्स कटिंग को देखना हमें। बताइए क्या बीएच की वजह से फ्लक्स कटिंग होगा? बीएच से नहीं होगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी पैरेलल टू बीएच हो गया, तो विंग से नहीं होगा। क्या वर्टिकल कंपोनेंट से होगा? अब एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, इधर जाएगा, इधर इधर घुमाइए एरोप्लेन, इधर। कुछ लोग उधर ले जा रहे हैं, गलत दिशा में ले जा रहे हैं, इधर ले जा, घूम के इधर की ओर। तो अब एरोप्लेन जब यूं जाएगा तो बताइए क्या बीएच की वजह से आ जाएगा? बीएच की वजह से नहीं आएगा। कंफर्म? बीएच किसके पैरेलल? विंग्स के लेंथ के पैरेलल है। क्या वर्टिकल से आ जाएगा? अब देखिए हमने क्या देखा कि एरोप्लेन भले ऐसे सर्टेन हाइट पे उड़ रहा है या फिर ऐसे जा रहा हो, दोनों ही कंडीशन में विंग के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वो किसकी वजह से? वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से आता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो विंग का लेंथ हमें दे दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने को बोला जाए, तो बी वर्टिकल इंटू वी इंटू एल काम में लिया जाएगा। सेकंड केस में बताइए क्या है? रोड केस है, होल्ड वर्टिकली एंड मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी कि जैसे ये रोड है, वर्टिकल रोड है, और इसको ऐसे मूव कराना हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये वेलोसिटी है। देखिए ये वेलोसिटी, ये एल है। बताइए बीएच की वजह से आएगा नहीं? अब आपको ही बताना बीएच की वजह से आएगा, क्योंकि बीएच का डायरेक्शन ये है, बीएच इस रूम में ऐसे है, वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे है, तो बीएच की वजह से आएगा। क्या वर्टिकल से आएगा? किसके पैरेलल? वर्टिकल एल के पैरेलल होगा, लेंथ के पैरेलल होने की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट से फ्लक्स कटिंग नहीं होगा। अब इस रोड को ऐसे मूव करा रहे हैं, बीएच की वजह से, बीएच की वजह से, बीएच की वजह से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बीएच की? आप बताइए जरा, क्यों नहीं होगा? आप बताएं लास्ट। बीएच की वजह से फ्लक्स कट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? वेलोसिटी पैरेलल टू बीएच। क्या वर्टिकल कंपोनेंट से होगा? आप बताइए वर्टिकल से क्यों नहीं होगा? लास्ट, वर्टिकल कौन किसके पैरेलल? वेलोसिटी पैरेलल लेंथ के, वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल। ऐसे कुछ की आवाज सुन के वैसे अंदाजे में बोले या कुछ समझ के बोल रहे हैं आप? देखिए ये एल है, ये वेलोसिटी है, ऐसे मूव करें। मैं पूछ रहा हूं वर्टिकल कंपोनेंट से फ्लक्स कटिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट एल के पैरेलल हो गया, इसलिए फ्लक्स कटिंग नहीं होगा। क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे, ये लेंथ है, तो वर्टिकल कंपोनेंट से फ्लक्स कटिंग नहीं होना। यानी कि ऐसे मूव कराने पर कोई फ्लक्स कटिंग नहीं होगा, कोई ईएमएफ नहीं आएगा। हाँ ऐसे मूव कराने पर तो फ्लक्स कटिंग हो रहा है बीएच की वजह से। तीसरा केस देखिए कौन सा है? प्लेस हॉरिजॉन्टली एंड मूव इन वर्टिकल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल वे में रख दिया है और इसको इस तरह से मूव कराना है। एक बार एंड्स ईस्ट वेस्ट, सॉरी नॉर्थ साउथ में रख दिए, वेलोसिटी ऐसे रखा। बताइए बीएच की वजह से, बीएच की वजह से किसके पैरेलल? बीएच, बीएच लेंथ के पैरेलल है, बीएच इधर की ओर है। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तभी समझ में नहीं आएगा जब पूरा सिचुएशन माइंड में क्लियर नहीं है। क्योंकि इस रूम में बीएच है किधर की ओर? नॉर्थ की ओर। ये बीएच इधर है और वर्टिकल इधर की ओर है। और कंसेप्ट क्या है कि बीवीएल में से कोई भी दो पैरेलल होने पर फ्लक्स कटिंग नहीं होगा और परपेंड होने पर फ्लक्स कटिंग होगा। इतना सा लॉजिक लगाना बस। तो बात कर रहे थे हम, ये रोड ऐसे मूव कर रहे हैं, तो बीएच की वजह से नहीं आएगा। कंफर्म? क्योंकि बीएच पैरेलल टू एल। वर्टिकल की वजह से क्यों नहीं आ रहा? वेलोसिटी के पैरेलल हो रहा है, तो इसमें फ्लक्स कटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अब ऐसे मूव कराने वाले हैं। बताओ बीएच की वजह से, बीएच की वजह से आएगा, और वर्टिकल की वजह से क्योंकि वेलोसिटी पैरेलल टू वर्टिकल कंपोनेंट। यानी कि एरोप्लेन डायरेक्ट ऐसे नीचे आ रहा है, यूं समझो ऐसे लैंडिंग हो रहा है, तो ये विंग्स हैं, वेलोसिटी ऐसे हो गया, फ्लक्स कटिंग होगा कैसे? ये विंग्स हैं, एरोप्लेन ऐसे आ रहा है, सपोज ये ऐसे जा रहा है, ये विंग्स हैं, ये वेलोसिटी है, बीएच बच रहा नहीं भी, तो बीएच की वजह से आ जाए। विंग्स जब ईस्ट वेस्ट में तो बीएच की वजह से फ्लक्स कटिंग हो जाए। विंग्स अगर ऐसे है तो ना बीएच से होगा ना वर्टिकल से होगा, किसी से भी फ्लक्स कटिंग नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। मॉड्यूल देना।
बिगनर बॉक्स निकालिए आप नंबर 6, बिगनर बॉक्स 6 का क्वेश्चन नंबर 8। बिगनर बॉक्स 6 क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन जो है, सबसे लास्ट क्वेश्चन बिगनर बॉक्स 6 का। ओपन कर लिया है। देखिए इसमें 3 बातें हैं, ए बी सी 3 क्वेश्चन पूछे गए हर एक के लिए। पहले में क्या बोला है, की इज जस्ट क्लोज, फिर समटाइम आफ्टर, और फिर लास्ट में की जस्ट ओपन। तो कुछ स्टूडेंट इसमें थोड़ा जो कंफ्यूज होते हैं, सर की जस्ट क्लोज में तो आपने कहा था करंट 0 रहेगी, यहां पर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है। तो इंड्यूस करंट डायरेक्शन वास्तव में तभी आएगा जब करंट में वेरिएशन होगा, और वैसे जब की जस्ट ऑन कर दिया है वो तो एक मोमेंट के लिए बात होती है, वो तो टी इक्वल टू 0 वाला मोमेंट है। एक मोमेंट पे क्या इंड्यूस करंट डायरेक्शन फाइंड करेंगे, हम नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो डेफिनेटली कुछ ड्यूरेशन तो होता ही है। तो की जस्ट जब ऑन कर दिया उसके बाद का जो ड्यूरेशन है उसकी बात यहां पर हो रही है। तो की जस्ट ऑन किया है, अब करंट बढ़ेगी सर्किट में। तो करंट मतलब फर्स्ट ए वाले को करंट ग्रोथ से सोल्व करना है, बी वाले को करंट कांस्टेंट से सोल्व करना है, और सी वाले को करंट डीके से सोल्व करना है, कि करंट घट रही उस कंसेप्ट से सोल्व करना है। आ रही बात समझ में? ए वाले में मतलब करंट बढ़ रही है उस कंसेप्ट से सोल्व करना है, बी वाले में करंट कांस्टेंट है, और सी वाले में करंट घट रही है क्योंकि जस्ट ओपन करने की बात हो रही है। तो करंट ग्रोथ वाला है पहला, करंट कांस्टेंट वाला, करंट डीके वाला। तो इनमें से कोई एक बता दूं मैं, बोलो कौन सा बताऊं? 3 डायग्राम है ना, चलो थर्ड वाला बताते हैं। थर्ड वाले में आप डायग्राम देखिए ध्यान से, जहां बैटरी लगी हुई है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से करंट रवाना हो रही है। तो बताइए उस सोलोनाइड में नॉर्थ पोल किधर बन रहा है, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में बन रहा है, क्योंकि जो सोलोनाइड है वो सपोज ऐसे रखा हुआ है, तो करंट ऐसे है उसमें, करंट यहां सीधी जा रही, तो करंट ऐसे, तो इधर बनेगा एन पोल, यहां बनेगा एस पोल। अब पास में दूसरा सोलोनाइड है, तो इसमें 3 क्वेश्चन है ना, ए बी सी 3 क्वेश्चन है, जस्ट स्विच ऑन या आफ्टर सम टाइम। तो पहले 1 वाले की बात करें हम, मतलब करंट ग्रोथ वाले केस की बात करें। तो जब ये एन पोल है ये एस पोल है, तो करंट ग्रोथ वाला केस के लिए फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो पास वाले को रिपल्शन लगेगा, ऐसे इंड्यूस करंट आएगी। तो यहां एन था, यहां एस, तो यहां भी एस और वहां पर एन, तो इधर एस बनेगा उधर की ओर एन बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर करंट का डायरेक्शन पता लगाना है, ऐसे सॉल्व करना है। सेकंड केस में करंट बढ़ेगा ही नहीं, करंट कांस्टेंट हो जाएगा, तो कोई इंड्यूस करंट नहीं आएगा। एक और बताता हूं चलो, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा थैंक यू बोल दिया। अब एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं। एक क्वेश्चन देखिए आप, जिसको अदरवाइज नेक्स्ट पे आप पूछेंगे ही फिर। बिगनर बॉक्स नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3। आई इक्वल टू टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी, टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी, बता दूं इसको मैं, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। इससे पूछा इमेज 0 कब आएगा, तो डिफरेंशिएशन किया जाएगा, डी आई अपॉन डी टी को फाइंड किया जाएगा। तो डी आई अपॉन डी टी, यू इंटू वी लगाना है इसमें, क्या लगाना है, यू इंटू वी। पहले इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आएगा। ये अभी इसका किया ओनली, ये कांस्टेंट रखा है। अगला काम क्या करना है, इसको कांस्टेंट रखना है और ये 2t आएगा, कॉमन लिया जाएगा इसमें और इसमें कॉमन, t e की पावर माइनस टी, तो बचेगा माइनस टी प्लस 2। अब ईएमएफ 0 मत, ये पार्ट 0 पुट करके फिर सोल्व करना है, इससे t इक्वल टू 2 सेकंड आ जाएगा। ये तो इससे आया, किससे? 3 बातें यहां पर, t इक्वल टू 0, e की पावर माइनस टी इज इक्वल टू 0, माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करने से t इक्वल टू 2 सेकंड आ रहा है, मतलब t0 भी सही है, पर ऑप्शन में जो दिया है एक ही दिया है, तो दोनों सही है, t0 भी सही है, t इनफाइनाइट सही है, t इक्वल 2 सेकंड भी सही है। तो उसी ढंग से ऑप्शन बनाएगा फिर बनाने वाला, ताकि मोर देन आप 1 करेक्ट कर सकें। तो नेक्स्ट वन पे इसका डिस्कशन रख लें।
तो आप इसके लिए रेडी रहें।